इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। समाज के हित में और मानवता के लिए काम कर रहे हैं उनको सम्मानित कर एक अनूठा प्रयास किया है और मैं उसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो सम्मानित हुए हैं उन लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि इस देश को एक नई धारा, नई सोच, नया आयाम सामाजिक कार्य के रूप में देने का प्रयास करें। जितने भी आज प्रतिभागी सम्मानित हुए हैं उनको मेरी ओर से यही एक संदेश है या ये कहना चाहूँगा अपने भाइयों के लिए कि वो जो कार्य आज कर रहे हैं उस कार्य में अपनी निष्ठा, कर्तव्यपरायणता और ईमानदारी से उस कर्तव्य को निभाएं ताकि समाज के वो अग्रणी व्यक्तियों में गिने जाएं। और ये भी आशा करता हूँ कि उसके साथ साथ वो एक अनुशासन और एक कर्तव्यपरायण एवं कर्म के साथ अपना योगदान दें तो समाज उनको कभी नहीं भूलेगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर श्यामलाल आनंद जी एडवोकेट, जो कि रेनबो यूनिवर्सल चैरिटी ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, उनके पहले कार्यक्रम में मैं दिल्ली सम्मिलित हुआ था। बहुत अच्छा कार्यक्रम था दिल्ली का, उससे भी 10 गुना अच्छा ये कार्यक्रम रहा है उनकी व्यवस्था के लिए यहाँ पे, क्योंकि जयपुर उनका जो है ना अपना होल्ड है, उनका यहाँ पे कार्य क्षेत्र है, तो इसमें उन्होंने बहुत अच्छे से किया प्रोग्राम को। और दूसरी सबसे अच्छी बात ये रही, न्याय क्षेत्र से माननीय न्यायाधीश जी ने उनके पिछले कार्यों को देखते हुए और उनकी समाज सेवा के क्षेत्र को देखते हुए अपना कीमती समय निकाल के दिया। नहीं तो न्यायविद ऐसे फंक्शनों में बहुत कम आते हैं। आनंद जी ने समाज सेवा के क्षेत्र में जो चैरिटी के कार्य करे हैं उनको देखते हुए आज न्यायिक अधिकारी अपने कीमती समय में से समय निकाल के, जबकि उनके घर में आज फंक्शन है और कल उनके परिवार में जो है पुत्र की कल जो है पुण्यतिथि है, उसके उस फंक्शन के बाद भी उन्होंने अपना पूरा समय दिया। उसके लिए हम न्यायविद उदय चंद बारूपल जी का तहे दिल से और कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, आभारी हैं। साथ ही पिलानी से श्रीधर यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर भी, जो कि आनंद जी के जो है काफ़ी क्लोज हैं, अपना कीमती समय निकालकर आज छुट्टी के दिन यहाँ पहुँचे। उन्होंने भी अपना समय निकाला और आज प्रतिभागियों को जो संदेश दिया है उसके लिए उनका भी हम लोग धन्यवाद व्यक्त करते हैं। साथ ही यूजीसी ऑफिशियल दिल्ली से चल के हमारे बीच में पहुँचे हैं डॉक्टर अनंत राम जी। और सबसे बड़ी बात, चेन्नई से जिनके घर में खुद के जो है ना फंक्शन है, वो अपने कीमती समय में से समय निकालकर डॉक्टर सप्तागिरी जी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। उनका भी हम प्रतिभागियों की तरफ से और यहाँ उपस्थित रेनबो चैरिटी की तरफ से विशेष धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले तो मैं सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया। देख रहा हूँ यहाँ इस मंच, इस सभागार में राजस्थान के नहीं बाहर से भी जिन्होंने कुछ इसी विशेष क्षेत्र में अपना सहयोग दिया है, सराहनीय सहयोग दिया है, उनको सम्मानित किया गया है। ये राजस्थान के लिए और स्पेशली जयपुर के लिए बड़ी गौरव की बात है कि इसी विभूतियों को यहाँ आने का निमंत्रण दिया, जो आए हुए यहाँ उनका सम्मान किया। और जिन्होंने सम्मानित हुए हैं लोग, उनसे भी जैसे जज साहब ने कहा वैसे ही निवेदन करना चाहूँगा कि जो कर रहे हैं उससे आगे अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ अपने साथियों को, अपने समाज के लोगों को थोड़ा मोटिवेट करें कि वो भी इसमें आगे अग्रणी योग दें और देश सहयोग में अपना विकास करें, देश के विकास में अपना सहयोग करें। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने उभरती हुई प्रतिभाओं को और जिन्होंने 20-20, 30-30, 40-40 सालों से बिना किसी रिकग्निशन के, बिना किसी अपेक्षा के इतना काम किया है समाज के लिए और करते रहे हैं, उनका अभी तक कोई रिकग्निशन नहीं हुआ है। तो हमारे लोगों ने उनको रिकग्नाइज़ किया है, समाज में उनको स्थापित करने की कोशिश की है, उनका जितना भी कंट्रीब्यूशन समाज में रहा है और उसको रिकग्नाइज़ कराया है। मैं अपनी तरफ से सब लोगों को धन्यवाद देता हूं और आशा रखता हूं कि वो लोग आगे भी समाज के लिए कार्य करते रहें। This is a very nice program and I am going to speak in Tamil only because I am from Chennai. Okay. The program நடத்தின மிஸ்டர் அன்பு ஆனந்த்ஜி அவர்களுக்கு, ஜிதேந்திரஜி அவர்களுக்கு, மிஸ்டர் ஆனந்தராம் அவர்களுக்கு, ஓபி குப்தா அவர்களுக்கு, பான்ரால் அவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த ப்ரோக்ராம் மேலும் மேலும் வளர்ந்து எல்லோரும்
நாங்கள் எல்லாரும் வந்து வாழ்த்துக்கிறோம். குறிப்பாக நான் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்திருக்கேன். இந்த ப்ரோக்ராம் அருமையாக நடந்திருக்கு. இது 2வது ப்ரோக்ராம் ஜெய்ப்பூரில் நடக்குது. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நடத்தணும்னு சொல்லி நான் ஆனந்த்ஜிக்கு ஒரு பதிவை வைக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். मैं अपने टीम मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिनकी वजह से ये एक सफल कार्यक्रम संपूर्ण हुआ। हमारे ट्रस्ट का एक ही उद्देश्य है, युवाओं को रोज़गार देना और सक्षम बनाना कि वो आत्मनिर्भर बन सकें। भारत सरकार चाहती है कि हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है कि विश्व के हर देश को हम लोग स्किल्ड पर्सन्स प्रोवाइड कर सकें। सो दैट्स उसी एम को लेकर हम लोग जो हैं रोज़गार उन्मुखी कोर्सेज चलाने रहे हैं और 100% स्कॉलरशिप के साथ प्रदान कर रहे हैं। इस सिलसिले में मैं श्रीधर यूनिवर्सिटी के प्रो वी.सी. गुप्ता जी का धन्यवाद करूंगा कि उनके सहयोग से 100% स्कॉलरशिप लड़कियों को प्रोवाइड की जा रही है। पीएचडी के पहली बार भारतवर्ष में 15,000 रुपये प्रति माह का इंतज़ाम किया गया है। इवन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी 5 से 8,000 रुपये देती है और पूरे भारत में कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप नहीं देती है। इन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। भविष्य में भी हम लोग इस टाइप के कार्यक्रमों में फोकस करते रहेंगे और युवाओं के फ़ायदे के लिए, युवाओं को सक्षम बनाने के लिए जो भी संभव होगा हम ट्रस्ट के माध्यम से करते रहेंगे। इसके लिए मैं अपने युवा साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जयपुर में आज कितने लोगों को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है और ज़्यादातर उनमें से किस क्षेत्र से संबंधित है? जयपुर प्रोग्राम के लिए लगभग 600 आदमियों ने अप्लाई किया था जी, जिनमें से यूनिवर्सिटी ने अप्रॉक्सीमेट 35 आदमियों को परमिशन दी, जिनका शिक्षा, किसान की समस्याओं को हल करने के लिए, चिकित्सा और अन्य बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस में एक्सपर्ट्स लोगों को चयनित करके विश्वविद्यालय ने नॉमिनेट किया, जिनको आज सम्मानित किया गया। और इस सम्मान के लिए किसी भी ट्रस्टी से किसी टाइप का पैसा नहीं लिया गया है, ये बिल्कुल फ्री है। इसमें कोई यूनिवर्सिटी के चार्जेज नहीं है। यूनिवर्सिटी प्योरली चैरिटेबल बेस पे चल रही है। यूनिवर्सिटी को किसी टाइप का कोई भी फंडिंग नहीं आता है। आप हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि उनको इनवाइट करें, वो आपसे जुड़े। मैं दर्शकों को इनवाइट करना चाहूँगा कि भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, युवा व्यक्तियों के सक्षम बनाने के लिए हमारा सहयोग दें। हम उनको रोज़गार के अवसर भी प्रदान करेंगे ताकि उनका आजीविका चलती रहे। अलग अलग विश्वविद्यालयों से, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से हमारे टाई अप हैं। हम लोग जो उनकी लीगल फीस है उसमें से बेनिफिट देते हैं स्टूडेंट्स को या हमारे ट्रस्टी मेंबर्स को, एंड दे कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। किसी टाइप का कोई सर्विस चार्ज नहीं लिया जाता। बच्चे ने जहाँ पढ़ना है उस विश्वविद्यालय, उस इंस्टीट्यूट को उसको फीस जमा करवानी ही होगी। उस फीस में से भी हम उसको रिफंड करवाते हैं। ये एक स्पेसिफिक फीचर है जिससे लोगों का भविष्य उज्जवल बन सके, वो अपनी आजीविका चला सके। भारत माता की जय। आदरणीय मुख्य अतिथि न्यायाधीश उदयचंद जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर जितेंद्र कौशिक जी, डॉक्टर ओपी गुप्ता, डॉक्टर अनंतराम जी, डॉक्टर सत्तागिरी जी एवं अन्य उपस्थित ट्रस्ट के माननीय सदस्य, मीडिया कर्मी, अन्य उपस्थित जो भी सम्मानित अतिथि हैं, इन सबका मैं रेनबो चैरिटीज यूनिवर्सल ट्रस्ट की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का जो सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, सोशल अवेयरनेस एंड पीस यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन में रेनबो यूनिवर्सल ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें ट्रस्ट के लगभग 600 आदमियों को नॉमिनेशन के लिए भेजा गया और अप्रॉक्सीमेट 45 लोगों को जो है इसमें यूनिवर्सिटी ने अप्रूवल दी। आप सबको बहुत बहुत बधाई। इसके साथ साथ
ट्रस्ट द्वारा कुछ बहुत अच्छे जो अपने क्षेत्र में अलग अलग स्पेशलाइजेशन के साथ जनहित में कार्य कर रहे हैं, उनको गौरव रत्न समाज सेवक प्रमाण पत्र देने का डिसीजन लिया गया। इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। आप सब अपना कीमती समय निकाल के आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित श्रीमती वंदना खंडेलवाल जी को आमंत्रित करता हूं गणेश वंदना के लिए, मंगलाचरण के लिए। श्रीमती वंदना खंडेलवाल जी कृपया मंच पर आने की कष्ट करें। और मैं यहाँ पर उपस्थित समस्त सम्मानित अतिथिगण से अनुरोध करूंगा कि दीप प्रज्वलन में डॉक्टर आनंद जी के साथ सहायता करें। हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानिता से हमें तार दे माँ। ऋषियों ने समझी, गुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का हमको भी अधिकार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अधिकारीगण से हम राष्ट्रवादी सर्व समाज विकास मंच के श्री राधेश्याम मित्तल जी से अनुरोध करूंगा कि मुख्य अतिथि जी को साल ओढ़ाकर सम्मानित करेंगे मालार्पण कर। डॉक्टर राधेश्याम मित्तल जी, डॉक्टर एस.के. आनंद जी। स्वागत की कड़ी के अगले क्रम में मैं हमारे बीच में किशन जी, हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के तौर पर आज के इस प्रतिभा सम्मान समारोह में जिन महानुभावों को मानद उपाधि से सम्मानित किया जा रहा है, हम उनका नाम पुकारेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर मंजिल नानावटी जी को, वो कृपया स्टेज पर आए। हमारे बीच में आज डॉक्टर मंजिल नानावटी जी को सोशल अवेयरनेस एंड पीस यूनिवर्सिटी की तरफ से सोशल वर्क, चाइल्ड एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मानद उपाधि से सम्मानित किया जा रहा है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। डॉक्टर मंजिल नानावटी जी। डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल सर्विस में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मानद उपाधि से सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी। डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा जी को भी सोशल सर्विस में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जा रहा है मानद उपाधि से। डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा जी। मैं हमारे बीच में उपस्थित श्रीधर यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर ओपी गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि आज सम्मानित होने वाले प्रतिभागियों के लिए आशीर्वचन के रूप में अपने 2 शब्द कहें। डॉक्टर ओपी गुप्ता जी। नमस्कार, सुप्रभात, गुड इवनिंग। सबसे पहले धन्यवाद दूंगा इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर एडवोकेट
श्याम आनंद जी को, जिनकी वजह से यहाँ आने का सौभाग्य मिला, और आप सभी महानुभावों की दर्शनार्थ हुए। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आपने इतनी अच्छी सेवा की समाज की, देश की, जिसके लिए सोशल अवेयरनेस एंड पीस यूनिवर्सिटी ने आप सबको मानद उपाधि प्रदान की है। आप इसके बधाई के पात्र हैं और आशा करते हैं कि आगे भी भविष्य में आप ऐसी सेवा करते रहेंगे। सम्मान किसी को यूं ही नहीं मिलता, कुछ किया आपने तभी आपको मिला है। ये सही है, हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी केवल हमारी नहीं है, इस पे अपने समाज का, घर का, परिवार का, देश का, पूरे ब्रह्मांड का अधिकार होता है। हम कुछ ऐसा काम करें जिससे सबको खुशी मिले, चाहे खुद को कम मिले। अभी जज साहब से बात, आदरणीय जज साहब से बात हो रही थी, तो बड़ा सौभाग्य है कि हम वापस 10 साल बाद, 12 साल बाद वापस मिले हैं यहाँ इस मंच पे। दुनिया छोटी सी है, आपकी अच्छाई हर जगह बोलेगी और हर अच्छाई करते रहें। इस समय जो भी परिस्थितियाँ हैं आप देख रहे हैं, यूक्रेन, रूस, रशिया का वार, उसके पीस सबसे बड़ा काम का है। आज भी गांधी विचारधारा प्रासंगिक है। आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप भविष्य में अच्छा काम करते रहें और आगे और आपको ऐसी उपलब्धियां मिलती रहे। इन सभी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर अनंत राम जी, जो पूर्व यूजीसी में यूजीसी अधिकारी रहे हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर अनंत राम जी से भी अनुरोध करूंगा कि उनका भी कई यूनिवर्सिटियों में लंबा अनुभव रहा है, वो आज यहाँ सम्मानित होने वाले प्रतिभागियों को अपने आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द कहें। डॉक्टर अनंत राम जी। Good evening, all of you, and most respectable judge साहब and dignitary here. I congratulate all of you who got the honorary doctorate degree. This is the award for your hard work. Your recognition is given to you toward the continuous work you have done for society, and it will be useful for you for recognition of your efforts toward your social work, as well as your commitment, dedication toward the community. I wish all the best to all of you, and encourage to all of you, keep continue your work and hard work for welfare of the society. Thank you. आशीर्वचन की अगली कड़ी के रूप में हमारे बीच में डॉक्टर सप्तागिरी राज एडवोकेट, चेयरमैन सोशल अवेयरनेस एंड पीस यूनिवर्सिटी इंडिया चैप्टर के डॉक्टर सप्तागिरी राज एडवोकेट, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी आकर अपनी बेस्ट विशेष आप लोगों को प्रदान करें। डॉक्टर सप्तागिरी राज। Good evening, friends. I am Saptagiri Raj, Chairman of SAPO, and I am warmly welcoming to all delegates to this function. So I am very proud to get proud of you, friends. So this is the second function held in Jaipur. So it's a warm pleasure, and again I am welcoming you this SAPO function. Thank you. डॉक्टर बलराम जाट जी, जिनको कि जो है ना युवाओं में किसानों के मसीहा के नाम से पुकारा जाता है, आज हमने इनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि से यहाँ सम्मानित करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया है। अब मैं डॉक्टर बलराम जाट जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया वो 2 शब्द कहें। नमस्कार। छोटे से नाम को बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंचा दिया पूरे भारत के किसानों को दंडवत प्रणाम। भारत के किसानों के लिए 2006 से किसान पाठशाला लेकर जो आगे बढ़ा था, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ पर मैं इस स्टेज पर आऊंगा और मुझे आप सभी महानुभावों की तरफ से डॉक्टरेट की उपाधि मिलेगी। इसके लिए आप सभी को दंडवत प्रणाम। किसान पाठशाला पूरे भारत ही नहीं, विश्व में एग्रीकल्चर एजुकेशन के लिए जाना जा रहा है। आप सभी भी एक ही स्टेशन है वर्ल्ड पर, वहां पर टच कर सकते हो। गूगल पर जाएंगे या यूट्यूब पर जाएंगे तो किसान पाठशाला मिलेगा।
2006 में जब 16 मित्रों ने हमने चालू किया तो यह नहीं सोचा था कि सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट और इकोनॉमी को लेकर हम जो आगे बढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर और वातावरण को इकोसिस्टम में कंटिन्यू चलायमान रखना और उसी से किसानों के जेब में एक सस्टेनेबल इनकम जनरेट होती है लाइफ टाइम, एक ऐसा मॉडल हम रन कर रहे थे और उसका एक ही स्टेशन है यूट्यूब चैनल। मैं थैंक्स कहूंगा मेरे परिवार को, मेरी माँ को, मेरी पत्नी को, मेरे भाई को। हम 11 लोगों का परिवार है, बट ये कभी मैंने सोचा नहीं था कि उनका इतना सपोर्ट मिलेगा। मेरा नाम शायद सर्टिफिकेट में आधार कार्ड के जरिए बलराम जाट आया है, लेकिन पूरा विश्व मुझे बलराम किसान के नाम से जानता है और मैं गर्व करता हूं कि मैं किसान हूं। सिंप्लीफाई एग्रीकल्चर एजुकेशन के तहत हम जो आगे बढ़ रहे हैं उसमें एक और वेंचर लॉन्च किया है, O2 पार्क। कोरोना के बाद सभी को समझ में आया होगा ऑक्सीजन क्या है। ऑक्सीजन पार्क भी आप अगर गूगल पे डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसानों को और वर्ल्ड को, दोनों को जिस चीज की आवश्यकता है वो किसान पाठशाला और O2 पार्क में है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, लेकिन तहे दिल से आप सभी को थैंक्स जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और भारत के किसानों के लिए मैं आगे निरंतर बढ़ता रहूंगा और वर्ल्ड के किसानों के लिए आगे बढ़ता रहूंगा। ऐसा ही आशीर्वाद देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जो आपने मुझे डॉक्टरेट की किताबी से नवाजा है। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर बलराम जाट जी। अब हमारे बीच में डॉक्टर मंजिल नानावटी जी उपस्थित है। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि कृपया स्टेज पर आएं और अपने मुखार विंद से यहाँ पर उपस्थित बधाई संदेश के रूप में 2 शब्द कहें प्रतिभागियों को। डॉक्टर मंजिल नानावटी जी। मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं वो जिन सभी महानुभाव ने ये प्रोग्राम अरेंज किया उन सबको सबसे पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र के जो भी जिन लोगों ने काम किया उसकी कीमत समझी और इस तरह से सम्मानित किया, बहुत परिश्रम किया। वो मुझे पता है क्योंकि काफी दिन से मेरी बात फोन पर चल रही थी। मैं अभी तुरंत तो अहमदाबाद गुजरात से आई हूँ, लेकिन मुझे आए हुए भी अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। कनाडा थी कुछ वर्षों से, बट बिहाफ ऑफ सोशल वर्क जो स्पेशली जो वीमन एम्पावरमेंट और अपलिफ्टमेंट, जिन बच्चों का कोई नहीं है लाइक ऑर्फन, या उनका रखवाला कोई नहीं है, या वो महिलाएं या वो लोग जिनका रखवाला कोई नहीं है, उनके लिए मैं ज्यादातर पिछले 25-30 साल से काम कर रही हूँ, इंडिया में भी और कनाडा और यूएस में भी। तो मैं ये जो काम आप लोगों ने अभी शुरू किया है, क्योंकि मेरे ख्याल में तो अभी पहली बार ही मैं इन लोगों से वो हुई हूँ, कहाँ से कैसे हुआ मुझे तो नहीं मालूम है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अपने, मुझे लगता है जो भी ये नग हैं जो चुने गए हैं, उनके पास मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास बहुत यूनिक प्रतिभाएं होंगी। हमें नहीं मालूम पड़ा, नहीं पता चला इस समय शॉर्ट प्रोग्राम में, पर उन लोगों को मुझे लगता है अगर हम लोग वो संगठन बना के और इसको एक जगह इकट्ठा करके उसका सदुपयोग करने का कोई प्लानिंग अगर हम करें तो मुझे ऐसा लगता है शायद बहुत सदुपयोगी होगा। और मैं तो चाहती हूँ कि मैं वो लोगों जो भी हैं उनका मुझे इंट्रो नहीं है, पर हमसे जो जुड़े हुए हैं जिन्होंने मेहनत की बहुत सारी, वो ऑर्गेनाइजर्स जो हैं, वो लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज नहीं तो कभी भी भविष्य में जब भी ऐसा कोई प्लान बने और हमारी सेवा की कहीं पे भी मौका मिले तो आप हमें जरूर तो वहाँ बुलाइएगा। मैं मीडिया प्रभारी भी हूँ गुजरात और महाराष्ट्र की, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन की राष्ट्रीय महासचिव के पद पर भी हूँ। और वैसे स्पिरिचुअल जो अलग अलग धर्मों के जो समाज होते हैं, संत समाज स्पेशली, वो सभी संत समाजों से मैं जुड़ी हुई हूँ और भगवान की कृपा है कि वहाँ सभी जगह मुझे, जैसे आज आपने सम्मानित किया ऐसे वहाँ पर भी होता रहता है। इसलिए कभी भी ऐसा लगे सामाजिक एकता शैक्षणिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में जब भी कहीं लगे तो आप मुझे जरूर से याद कीजिएगा, कहीं पर भी कोई भी। तो मैं बस इसलिए आप लोगों को फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया और मैं आप लोगों का आशीर्वाद लेके जा रही हूँ। धन्यवाद बहन जी। डॉक्टर मंजिल नानावटी जी, आपने बहुत अच्छे विचार रखे हैं। अब मैं हमारे बीच में माननीय न्यायाधीश उदय चंद्र बाड़ूकर जी से अनुरोध करूंगा कि जो शुभ संदेश प्रतिभागियों को जिनको ये आज विभिन्न क्षेत्रों में मिला है, तो उनको फिर से एक बार बधाई संदेश देने का कष्ट करें। माननीय न्यायाधीश उदय चंद्र बाड़ूकर जी। सम्मानित मंच एवं आज सम्मानित होने वाले ऑनरेरी डॉक्टरेट से उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है कि व्यक्ति की अभिलाषा भी होती है, व्यक्ति कोशिश भी करता है कि मैं डॉक्टरेट करूं। ये जो प्रतिभा सम्मान समारोह रेनबो चैरिटेबल यूनिवर्सल ट्रस्ट एवं विद कोलैबोरेशन ऑफ सोशल अवेयरनेस एंड पीस यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा USA के द्वारा आयोजित किया गया है, उसमें आप सभी का अभिनंदन है, आप सभी का स्वागत है, आप सभी पधारे। इस समारोह की शोभा बढ़ाई, इसके लिए आप सबका अभिनंदन। मैं अपनी बात को संविधान से शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि आज देश का शासन और we all are governed by our constitution। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू। सभी संविधान सभा के माननीय सदस्यों द्वारा उस दिन संविधान के संबंध में अपने अपने विचार प्रकट किए। उस दिन संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने अंतिम भाषण में ये बात कही थी कि टुडे वी आर एंटरिंग इनटू द लाइफ ऑफ कंट्राडिक्शंस। हम आज 26 जनवरी 1950 से विषमताओं के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। Although we have achieved the political freedom, but still we have to achieve the social and economic equality। तो हम आज बहुत सारे लोगों को सोशल वर्क में कुछ डॉक्टरेट दी गई, किन्हीं को सम्मानित किया गया है। तो ये भी एक उसका भाग है कि हम सोशल सेक्टर में कितने आगे बढ़े हैं। इकोनॉमिक इक्वलिटी की बाद में बात करेंगे, लेकिन सोशल इक्वलिटी के लिए हमारे जितने भी NGOs हैं काम कर रहे हैं, और जो भी सोशल ये सर्विसेज के लिए NGOs है, उनको आर्टिकल 12 में स्टेट की परिभाषा दी गई। स्टेट माना गया, वी आर डूइंग द वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। तो ये आप सब लोगों का सोशल वर्क में जज्बा देख के ऐसा लगा कि एक सरकार के अंग के रूप में आप काम करते हैं। प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, मानद डॉक्टरेट की उपाधियां दी गई। मैं इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए ये बात कहना चाहूंगा कि प्रतिभाएं अपनी स्वयं राह निर्धारित करती है, अपना दीप प्रतिभाएं स्वयं लेकर के चलती है। तब प्रतिभा कहीं छुपती नहीं, कहीं भी वो प्रतिभाओं का सम्मान करना। और हमारा एक दायित्व है, सामाजिक दायित्व है कि जो भी समाज सेवा के अंदर और समाज के अंदर प्रतिभाएं, अपने अपने क्षेत्र में प्रतिभाएं हैं, उनको सम्मानित करना हमारा एक सामाजिक दायित्व है। और इस दायित्व के लिए मैं ये सोशल अवेयरनेस एंड पीस यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा एंड रेनबो चैरिटेबल यूनिवर्सल ट्रस्ट को बधाई देता हूँ कि इस संबंध में उन्होंने पहल की। अगर हम
मनुष्य में भेद नहीं करेंगे। और वो भेद, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, भेद है योग्यता का, योग्यता के भेद की बात कर रहा हूँ मैं। जो व्यक्ति समाज के लिए एक बढ़ चढ़ करके जितना काम करता है, उसको अगर हम सम्मान नहीं दें या उसको कहीं न कहीं पंक्ति में आगे नहीं लाए, तो हम देखते हैं कि हम हमारा दायित्व पूर्ण नहीं निभा पा रहे। सच्ची प्रतिभाएं हैं वो जल एवं वायु के समान होती है। कोई कितना भी उसको प्रतिबंधित करे, लेकिन वो रुक नहीं सकती, वो समाज के सामने आएगी। प्रतिभा एक वह चीज है कि हर कोई उसको प्राप्त नहीं कर सकता। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि मैं भारत के 3 राष्ट्रपतियों के नाम लूंगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर कलाम साहब। राष्ट्रपति की कुर्सी भी उनको उनके व्यक्तित्व के आगे छोटी लगती थी, वो नहीं लगती थी कुर्सी। तो प्रतिभा के बल पर आप कुर्सी तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन कुर्सी के बल पे कोई प्रतिभा हासिल नहीं कर सकता। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं कि उनके उस कुर्सी पे बैठने से कुर्सी का मान सम्मान बढ़ता है। तो आज के दिन हम इतने सम्मानित व्यक्तियों को डॉक्टरेट दिए हमने, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में काम किया है। तो हम उनसे भी यही अपेक्षा करेंगे कि समाज में ऐसे व्यक्तित्वों का निर्माण करें और देश के ऐसे नागरिकों का निर्माण करें कि इस देश को कुछ आगे ले सके। कहते हैं कि साहब ये तो बहुत बड़ा आदमी है, ये बहुत बड़ा साहब बिजनेसमैन है, ये बिजनेस। बड़ा आदमी कौन कहलाता है? बड़ा आदमी कौन होता है? इसके लिए मैं आपको 2 शब्द कहूंगा कि बड़ा आदमी वह कहलाता है जिससे मिलने के बाद जो व्यक्ति मिलने आया है उनसे, वो अपने आप को छोटा महसूस नहीं करे, वो उसके बराबर कितना ही बड़ा। हमें आज आवश्यकता है और देश के अंदर जो वातावरण है उसके अंदर हमें यह भी है कि हम ऐसे प्रतिभाओं को आगे और हम सम्मानित करके आ पाए। कई बार क्या होता है, हम भी कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन कई बार कहते हैं कि साहब हमारे बायोडाटा तो 6 पेज के थे, हमारा नाम तो आया ही नहीं अवार्ड के अंदर। तो मैं इसके संबंध में आपको बताऊं कि अचीवमेंट 2 प्रकार के होते हैं। एक इंडिविजुअल अचीवमेंट, व्यक्तिगत अचीवमेंट में आपने बच्चों को पढ़ाया, अच्छी डिग्री दिलाई, अच्छे कराया, सेटल हो गया, अच्छी शादियां की, अच्छा बिजनेस सेटल किया, आपने बहुत कुछ टारगेट प्राप्त किया। लेकिन सम्मान के हकदार वो लोग हैं जो निस्वार्थ समाज और मानवता के लिए काम करते हैं, वो सम्मान के लोग। एक एंट्री हो, अभी जैसे आपने बताया इतने ब्लड डोनेशन किए उन्होंने, कोरोना के अंदर अपने बच्चों की परवाह नहीं की हुई, उसने राशन वितरित की। उनका एक काम ही बहुत बड़ा है। आप इंडिविजुअल अचीवमेंट में आप कितना ही लिख लें, इंडिविजुअल अचीवमेंट इट इज योर फैमिली ओनली, नॉट फॉर द ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए नहीं। वो काम जो सोशल एनजीओ जो करते हैं, मानवता के लिए जो काम देते हैं, मानवीय संवेदनाओं को जागृत करते हैं, उन लोगों का सम्मान इस समाज के द्वारा किया ही जाना चाहिए। सम्मान हमारे व्यक्तित्व का एक अहम अंश है। एक अपन कहते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, इसमें करो, ये करो। सम्मान एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है। आप जो सम्मान जिसको देंगे, और सम्मान एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको ब्याज सहित वापस होगी। तो आज ये दोनों संस्थाएं सम्मान समारोह और डॉक्टरेट देने के लिए समाज के अग्रणी व्यक्तियों को आगे लाए। तो हम इन दोनों संस्थाओं को भी आज बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं कि वो भविष्य में भी अच्छा काम करते हैं। प्रतिभाएं किसी की मोहताज नहीं मांगती, मेहनत और लगन के दम पर वो अपनी मंजिल हासिल कर ही लेते हैं, कोई नहीं रोक सकता। एक 3 सूत्र है, मैं आपको बताता हूँ
कि श्रद्धा, किसी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना, श्रद्धा रखना, योग्यता हासिल करना और उसको नम्रता के साथ, अगर इन 3 एलिमेंट्स का एक साथ सहयोग हुआ, श्रद्धा, योग्यता और नम्रता, तो वह व्यक्ति वास्तव में सम्मान के लायक है और व्यक्ति का सम्मान होना ही चाहिए। बात थी सम्मान की, आज डॉक्टरेट की उपाधियां दी गई, सबको अलग अलग क्षेत्रों में, अपने अपने क्षेत्र में जो अलग अलग अचीवमेंट्स लिए, तो कुछ ज्ञान के बारे में भी 2-4 सेंटेंस अगर नहीं बोले तो बात अधूरी रह जाएगी, क्या है, ज्ञान से जीवन के सभी क्षेत्र में परिवर्तन आता है। एवरी वॉक ऑफ लाइफ के अंदर अगर नॉलेज नहीं हो तो पशुत्व और मनुष्य में कोई फर्क नहीं रहे। ये चाणक्य की नीति, चाणक्य ने अपनी नीति में ये कही है कि अगर शिक्षा नहीं हुई तो इंसान में और पशु में या कुत्ते में कोई फर्क नहीं रह जाए। जो मानवता को और पशुत्व को एक अलग डिस्टिंक्शन करती है वो है शिक्षा और वो है ज्ञान। तो जितने भी आज मानव उपाधियां जिन्होंने ग्रहण की है उनसे यही अपेक्षा की जाती है कि मानवता के प्रति वो अपनी संवेदनाएं लाए, देश के लिए कुछ काम करें, कुछ एक कभी कभी ये कहा जाता है कि ज्ञान हर चीज का माध्यम, नॉलेज इज पावर। आज मैं आपको उदाहरण दूंगा एक कि डॉक्टर अंबेडकर जो जिनका संविधान रचना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान, और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात संविधान सभा की प्रोसीडिंग्स कह रही है। आप 25 नवंबर और 26 नवंबर की संविधान सभा की अगर कार्यवाही को पढ़ेंगे तो अंबेडकर ने कभी नहीं कहा कि मैं संविधान का रचना, लेकिन संविधान सभा के जो सदस्य थे उस टाइम पे, और पहला स्पीच तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही, उन्होंने कहा कि मैं पूरे 2 साल 18 महीने और 17 दिन तक डॉक्टर अंबेडकर को डेली सदन के अंदर देखता, जबकि कभी कभी सदन के अंदर 5-7 सदस्य ही हुआ करते, लेकिन इन्होंने एक बार मिस नहीं की और इन्होंने पूर्ण लगन और योग्यता के साथ आउटपुट किया। तो अपनी योग्यता को और अपनी आउटपुट को इस समाज के लिए हम किस तरह से समर्पित करेंगे, ये हम अपने आप में। और सबसे बड़ा मेरे पास बहुत लोग आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, आरजेएस के लिए, आईएएस के लिए, आरएस के लिए, गाइडेंस के लिए बहुत आते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरी वजह से ही हुए, लेकिन मोर देन 100 पर्सन्स मेरे पास आकर के गाइडेंस है, वो कोई जज बना है, कोई एक आईएएस बना है, कोई आरएस बना। तो आपके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को किस तरह से आप वितरित करते हैं, जितना आप बांटेंगे उससे 4 गुना आपके पास ज्ञान आएगा। एक छोटी सी बात मैं कहूं, एक स्कूल के अंदर बच्चों को क्या सिखाते हैं, टिप्पण भेजते हैं 7वीं बच्चों की, 4th 5वीं क्लास, 10वीं नर्सरी, टिप्पण। मम्मी पूछती है शाम को आते ही कि बेटा तूने ये खाया कि नहीं मम्मी, हमने तो सारे बच्चों ने मिलके साथ खाया। तो मम्मी क्या कहती है, मैंने तेरे लिए बनाया था। इंडिविजुअलिटी की भावना वहीं से जागृत हो गई। जो अपने समन्वय और भाईचारे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बंधुत्व की बात की गई है ना, वो मम्मी वहीं तोड़ देती है। तो कहीं न कहीं हम अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा इस देश के लिए, हम लोगों को। और हमारा बहुत बड़ा दायित्व है आज की तारीख। आज जो नवयुवक आए हैं, नए नौजवान पीढ़ी है हमारी, उनको हमें मार्गदर्शन करने की, आज इतने सब लोग बैठे, सब लोग आज उनको मार्गदर्शन की ओर और अच्छे पथ पर ले जाने के लिए आप कुछ योगदान देंगे। एक
आपको ये बात बताऊं कि कानून की बात भी आ जाती है थोड़ी सी, कि आप चाहे सोशल वर्कर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे शिक्षक हो, कोई क्षेत्र हो, तर्क शक्ति जब व्यक्ति में नहीं होगी, बच्चा अगर क्लास में सवाल नहीं पूछेगा, अजीब अजीब सवाल नहीं पूछेगा, तो उसकी तर्क शक्ति कैसे डेवलप होगी? अभी आप मेरी बात पे हंसोगे, मैं कहता हूं अगर किसी को तर्क शक्ति बढ़ानी हो तो अकबर बीरबल के किस्से पढ़िए। अकबर बीरबल के किस्से में जो तर्क शक्ति है, मैं ये भी कहता हूं, लोग कहते हैं कि शायद जुडिशियल सिस्टम और सब लॉर्ड मैकोले लेकर के आए, ये सिस्टम वहां से लिया। मैं ये कहता हूं नहीं, सबसे बड़ी तर्क शक्ति हिंदुस्तान में थी। बीरबल के बराबर कोई तर्क शक्ति का व्यक्ति पैदा नहीं हुआ हिंदुस्तान। उसके ऊपर एक छोटा सा किस्सा मैं आपको अकबर बीरबल का बताना चाहूंगा, कि नहीं तो आप कहोगे कि वो बात अब फिर अधूरी रह गई, अकबर बीरबल की क्या बात थी। तो सारे उसके राज्य के जितने भी लोग थे, वो एक बार अकबर के पास गए दरबार में, कि साहब ये हमारी फरियाद है, ये फरियाद है कि साहब ये अमुक व्यक्ति है ना, उसका सुबह सुबह कोई शर्त उसका मुंह देख लेते ना, तो उसका तो सारा दिन पूरा खराब है, उसका दिन खराब है, उस आदमी की शक्ल नहीं देखना चाहता। तो उन्होंने कहा साहब इसको देश निकाला दे दिया जाए। उन्होंने कहा ऐसे तो हम नहीं देंगे, हम पहले परखेंगे तुम्हारे कहने से। तो एक ऐसी व्यवस्था की गई कि अकबर के बेडरूम के गेट के आगे उसको खड़ा कर दिया गया 4 बजे बाद। जब उसने अकबर का बेडरूम का दरवाजा खुला तो वो व्यक्ति सामने खड़ा था, उसकी शक्ल बीरबल ने देखी। बात आई गई होगी, उसको भेज दिया, और जब 10 बजे 11 बजे 12 बजे जबकि वो शहंशाह थे, जब भी दरबार में जाए तो अपनी तरह थोड़ी है 2 चप्पल की जोड़ी पहन के निकल जाएंगे, उसके लिए तो ड्रेस सस्ती थी जूतियों की। तो वो अपनी पसंद की जो जूती पहने, एक पहने दूसरी के अंदर एक बिच्छू बैठा था, बिच्छू खा गया अकबर को, बिच्छू ने खा। तो एकदम से बात दिमाग में गया, यार उस व्यक्ति का सुबह चेहरा देखा था, इसलिए वो आदमी तो बड़ा मनुष्य है, खराब। इसलिए दरबार लगा, उसके अंदर बुलाया गया उस व्यक्ति को, लाते ही अकबर ने कहा इसको मौत की सजा दी जाए। मौत की सजा उस व्यक्ति की पत्नी बीरबल के पास गई भगी। उन्होंने कहा साहब मेरे पति को तो मौत की सजा दे दी हो गया, आप चलो कोशिश करते हैं। तो उन्होंने वो आया तो उसने बीरबल ने कहा कि साहब अभी कानून के विद्यार्थी सभी जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या कि कम से कम उसको आप मौत की सजा दे रहे हो, उसको सुनने का मौका तो दो। हम भी जब सजाएं देते तो पहले तो सुनते थे, भाई तेरे क्या कहना है, तू बोल, कितनी सजा दे जाए, क्या दी जाए, या तेरा डिफरेंस क्या है, सब देते। तो उन्होंने कहा साहब इतना मौका तो इस आदमी को दो आप। अच्छा दिया जाता है मौका। तो अकबर ने क्या कहा, बड़ा मार्मिक सेंटेंस है ये, कि साहब इस दरबार के अंदर, इस कोर्ट के अंदर इस व्यक्ति से भी बड़ा मनुष्य व्यक्ति है कि साहब आपने तो उसका चेहरा देखा तो आपको तो बिच्छू में काटा, लेकिन उसने तो आपका चेहरा देखा है और उसका ये एक्सटेम्पो, ये जब तक तर्क शक्ति अपने बच्चों में, नवयुवा में पैदा नहीं करेंगे तो अपन कैसे बढ़ेंगे? नॉलेज इज पावर, ज्ञान का महत्व हर जगह है। एक मैं कल पढ़ रहा था, आपके कितनी आइडियाज हो, कितनी कल्पनाएं हो, कुछ भी हो, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं है आप कोई एक्शन प्लान तैयार नहीं कर सकते, उसको मूर्त रूप नहीं दे सकते। इसलिए नॉलेज इज मस्ट, है ना, नॉलेज मिलना चाहिए। और इसके अंदर मैं आपको एकदम छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कि नॉलेज के कितने एरियाज है। अपन देखें नॉलेज क्या है। नॉलेज देयर आर 7 एरियाज ऑफ नॉलेज। गणितज्ञ होगा कोई, मैथमेटिशियन, नेचुरल साइंस का भी, नेचुरोपैथी की भी एक अवार्ड की गई थी डिग्रियां,
और ह्यूमन साइंसेस, ह्यूमन साइकोलॉजी, आर्ट्स एंड इथिक्स। इथिक्स सबसे बड़ी बात, इस मानव और मनुष्य जाति के लिए इथिक्स बहुत बड़ी बात। रिलीजियस और इंडिजिनियस, धनी है लेकिन इंडिजिनियस, जो फुटपाथ पे व्यक्ति सो रहा है, उसको अगर हम ज्ञान से अलग करेंगे तो हम उसको आगे नहीं बढ़ा सकते, उसको लाना पड़ेगा। और ज्ञान क्या है? इट इज ए लर्निंग प्रोसेस, इट इज ए लर्निंग प्रोसेस। और लर्निंग प्रोसेस से आपका अनुभव आएगा, और अनुभव से बड़ा कोई ज्ञान नहीं हो सकता। आज सब डॉक्टरेट की डिग्री ले रहे थे और मानद डिग्री ले रहे, तब मेरे भी मन में मैंने उनको कहा था, मैंने कहा हमें तो मिली नहीं आज तक। तो मैं इसके लिए ये कह रहा था, मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि LLB होते ही हम RGS बन गए पहले अटेम्प्ट में, तो हम आगे नहीं कर पाए। जोधपुर में थे, जब परमिशन लिए LLM करने की, ट्रांसफर हो गए। फिर यहाँ JDM में CGM रहे, तो यहाँ परमिशन ली PhD की, तो यहाँ से ट्रांसफर हो गए, तो हम नहीं कर पाए हमारी नौकरी। लेकिन 2017 में जब मैं फाइनली रिटायर हुआ, मतलब फाइनली मतलब 60 साल में, तो मैं रिटायरमेंट बहुत पहले हो गया था। 60 साल के बाद में मैंने 10 साल गवर्नमेंट के असाइनमेंट्स, मैं कंज्यूमर का चेयरमैन रहा, सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर रहा, RPSC में रहा, और देन आई वाज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द लोकायुक्त। वो उसके बाद में मैंने LLM किया, और मैंने PhD की, और PhD मैंने सबमिट की, अब जनवरी में उसका वाइवा होने वाला है। तो ये लर्निंग प्रोसेस जो है, वो अगर हम कहीं लर्निंग प्रोसेस को छोड़ देंगे तो न तो देश आगे बढ़ सकता है, न समाज आगे बढ़ सकता है, न युवाओं को हम कोई देश। तो वी मस्ट, आज भी हम लर्निंग मोड में, कोई ना मोबाइल को एरोप्लेन मोड पे डाल दो, वो तो अपने को आता नहीं, लेकिन लर्निंग प्रोसेस को जरूर फॉलो करने का आज भी हम, मतलब एवरी डे आई हैव टू लर्न समथिंग, either by books, by experience, by social media and other things। किसी को सुनना है उससे देखेंगे। और कहते हैं कि एक पूछा कि सबसे शक्तिशाली कौन है, शक्तिशाली कौन है सबसे, तो किसी ने कहा पैसा सबसे बड़ा शक्तिशाली है। आज के माया जमाने में पैसे के अलावा कुछ नहीं है। दूसरे ने कहा नहीं साहब, हथियार जिसके पास हो, बंदूक हो, राइफल हो, तलवार, वो शक्तिशाली। तो रविंद्रनाथ टैगोर और अल्बर्ट आइंस्टीन, उनके पास कोई हथियार नहीं था। वो हथियारों का इतिहास तो जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर को दुनिया रहेगी तो दुनिया। किस लिए? नॉलेज इज पावर। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बल्ब का जो आविष्कार किया, ये थी लाइट अपना देखा, जब तक ये धरती रहेगी तब तक उसका नाम। तो नॉलेज इज पावर, वी हैव टू लर्न एंड गैदर समथिंग फ्रॉम दी दैट पर्सनैलिटीज हु हैव। ठीक है, ये दुनिया से विदा हो गए, चले गए, लेकिन आज भी वो हमारे बीच में जिंदा है, किसी न किसी रूप में जिंदा। हम आज के दिन कितनी बड़ी उपाधियां लिए, हमने ये किया है, हम हमारे सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से एक दायित्व हम हमारा तय करें। हमारा दायित्व क्या है कि हम अपने आप को सुधारें। हमें दूसरे का ठेका नहीं लेना, हम इसको भी सुधार देंगे, इसको सुधार देंगे। मैं मेरे घर में सुधर जाऊंगा, बच्चे अपने आप सुधर, परिवार अपने आप सुधर जाएगा, और परिवार सुधर जाएगा, समाज सुधर जाएगा। एक दूसरे को दोष देने से कुछ नहीं है। दोष आरोपण तो रोज करते हैं, दिन भर करते हैं। कभी कभी मैं, बड़ी अजीब सी बात है, आप हंसोगे भी उसके ऊपर, जब सुबह सुबह न्यूज़पेपर देखते हैं, अपन पढ़ते हैं, जिनको हम, जो हमारे शासक, जिनसे हम शासित हो, उनके अगर स्टेटमेंट पढ़ो तो वो स्टेटमेंट ऐसे लगते हैं कि बिल्कुल अनपढ़ है, ये कुछ मानवता है, कुछ इथिक्स के बारे में, सभ्यता के बारे में कुछ नहीं जानते। मतलब टोटलिटी के अंदर वो
ऐसा लगता है, वो स्टेटमेंट्स ऐसे लगते हैं कि ये कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। मैं कोई स्टेटमेंट का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि बहुत विवादास्पद सब्जेक्ट है ये, तो इसलिए कोई नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आज अभी जैसे आपके पिलानी से ये पढ़ा रहे, इन्होंने बात कही, आपने बात कही, तो कितनी प्रिस्क्रिप्ट और एक टैलेंटेड लैंग्वेज में आपको बात की। एक माध्यम है बस, लेकिन किसी के कपड़े उतारना सेंटेंस में, ये कहाँ का मतलब है? ये दिस इज व्हाट आई से कि दिस इज चैलेंज टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कंटेम्परेरी जो इश्यूज आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हम संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हैं? हम किसको क्या ज्ञान देने जाएंगे? हम हमारे इतिहास को भूल गए। आप किसी का संबोधन करना तो संबोधन में हम मान सम्मान, आदरता और नम्रता के साथ संबोधन करेंगे। गाली गलौज से किसी का संबोधन करो, कहाँ का है? कहाँ की ये शब्द? हमारे आप ये देखिए, प्राचीन ग्रंथों को, धर्मशास्त्रों को, सबको उठा के देख लीजिए, शत्रु को भी उन्होंने नम्रता से ही बिठाया है कोई भी। लेकिन आज हर अखबार आप पढ़ लो, हर पेज पढ़ लो, हर न्यूज में पढ़ लो, वो सेंटेंस कोई मायने नहीं रखता। तो अपने को आज इतने डॉक्टरेट पैदा हुए हैं हमारे यहाँ इस मंच से, तो उनसे भी हमारी गुजारिश रहेगी कि हम कम से कम एक मानवीय संवेदना और मानवता को तो आगे बढ़ाएं। कहते हैं कर्म, कर्मयोगी कौन होता है, कर्म क्या है? मैं आपको ये बताऊं, एक बहुत छोटी सी बात है लेकिन अर्थ उसका बहुत गूढ़ है कि जो लोग बाथरूम में पानी से नहाते हैं, तालाब में नहाते हैं, वो नहाते हैं, आते हैं, कपड़े बदलते हैं, लेकिन जो व्यक्ति कर्म करके पसीने से नहाता है वो युग बदलता है और समाज को बदलता है। समय बहुत ज्यादा हो गया मेरे ख्याल से, लेकिन मैं अपनी बात छोटी सी दो पंक्तियों के साथ कबीरदास जी के, आप कबीर को पढ़िए, मीरा को पढ़िए, आप रहीम को पढ़िए, आप जयशंकर प्रसाद को पढ़िए, रामधारी सिंह को पढ़िए। मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, हिंदी का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपको कुछ मिलेगा। क्या है? एक यक्ष प्रश्न था। यक्ष ने जब धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि भाई जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ कौन जाता है? भाई पति, पत्नी, भाई, बहन, दोस्त, रिश्तेदार सारे उसको ले जाते हैं, पंचतत्व में भी, लेकिन उसके साथ कौन जाता है? तो धर्मराज युधिष्ठिर का एक ही क्वेश्चन था कि दान, वो उसके साथ जाता है अंत समय। और उससे भी बड़ा है शिक्षा का दान। शिक्षा का दान जिसने किया, और शिक्षा से भी बड़ा दान है समय का दान। समय किसी के जीवन में, आज मैं यहाँ खड़ा हूं, ये क्षण मेरे लाइफ में वापस लौट के नहीं आएगा। मैं किसी व्यक्ति के उत्थान के लिए, उसकी सहायता के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए जो मैं समय देता हूं, वो दान सबसे, वो दान कभी मिटता नहीं। तो कुछ ऐसा ही समझें कि हर व्यक्ति को कुछ न कुछ तो अपनी एक ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जब स्कूल जाते थे तो एक पुलिया के नीचे गुड़िया बैठी रहती थी, उसको वो अपना टिफिन खिला के जाते, खुद भूखे रहते थे। जब वो शाम को एक दिन उसकी डेथ हो गई, वो उसको मिली नहीं, तो वो टिफिन शाम को वैसे ही लेके आए वापस और बड़े उदास। तो माँ ने पूछा भाई क्या हुआ? कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। फिर बाद में उसने बताया कि आज इस दुनिया में नहीं रही, चली गई जिसको मैं टिफिन खिलाता। आप ये देखिए, छोटा सा बच्चा साल भर तक उसने अपना टिफिन उस महिला को खिलाया। इससे बड़ी क्या शिक्षा हो सकती है? और हमारे यहाँ कहती है, मम्मी कहती है तूने दूसरों को नहीं खिलाना, खुद ही खाना।
तो कहाँ से तो आपकी भ्रातृत्व आएगी, कहाँ बंधुत्व आएगा, कहाँ सामंजस्य आएगा, कहाँ अपनत्व आएगा। कबीरदास ने यह कहा कि अपने जीवन में 2 पंक्तियां हैं, उसके बाद मेरी बात समाप्त करूंगा। मैं बहुत समय ले लिया, आपका आभारी हूं मैं, आपने मेरे को सुन रहे हैं कि कबीरा हम जब जन्मे हम रोए जग हंसा। कबीरा जब हम जन्मे जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलिए कबीरा कि हम हंसे जग रोए। धन्यवाद माननीय न्यायाधीश जी, आपने बड़े ही सरल और स्पष्ट शब्दों में समाज सेवा की और ये जो डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित हुए उनके अंदर मानवता, उस भावना का जिस हिसाब से आपने जो है उल्लेख किया है वो यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों के समझ में आराम से आ गया। यहाँ नहीं, यहाँ तो सारे पढ़े लिखे व्यक्ति बैठे हुए हैं, समाज के जो है डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित। और ये जिस भाषा में आपने जो है ना ये उद्बोधन दिया है, मैं समझता हूँ कि गांव के सर जो बच्चा स्कूल नहीं गया उसकी भी मानवता और इसकी बड़ी भाषा समझ में आ जाएगी। तो हम माननीय न्यायाधीश का आज इनके जो है इस उद्बोधन के लिए तहे दिल से आभारी हैं, इनका अभिनंदन करते हैं। तो मैं डॉक्टर अमरेंद्र कुमार जी से अनुरोध करूंगा जो कि चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट में चेयरमैन हैं, कृपया वो स्टेज पर आए और 2 शब्द कहें। डॉक्टर अमरेंद्र जी। मंच पर बैठे हुए न्यायाधीश महोदय एवं यूनिवर्सिटी से आए वाइस चांसलर साहब एवं तमाम उपस्थित पीएचडी के प्रतिभागी लोग, आज हम लोगों के बड़े सम्मान की बात है कि हम लोगों को पीएचडी की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। मैं 2 मिनट में अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं झारखंड के एक छोटे से शहर से आया हूँ, वहाँ मैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का चेयरपर्सन हूँ। वो ट्राइबल इलाका है और काफ़ी गरीब लोग वहाँ हैं जो कि खाने पहनने कपड़े तक के मोहताज होते हैं। उन समाज के बीच में अनाथ बच्चों के लिए, चाइल्ड लेबर के लिए, ट्रैफिकिंग चाइल्ड के लिए, चाइल्ड मैरिज पर पिछले 10 सालों से मैं काम कर रहा हूँ। ऐसे तो सामाजिक क्षेत्र में मैं 25 सालों से कार्यरत हूँ। और साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि मैं रेड क्रॉस सोसाइटी का सेक्रेटरी भी हूँ वहाँ पर, और सैकड़ों रक्तदान शिविर का आयोजन करके, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में हो, ट्राइबल इलाके में हो, शहरी क्षेत्र में हो, अवेयरनेस फैला के सैकड़ों बार हम लोगों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और दर्जनों बार स्वयं रक्तदान कर रहा हूँ और अभी भी करता हूँ। हर एक साल में 3 बार 4 बार हम लोग खुद रक्तदान करते हैं। इतना ही कहकर अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद डॉक्टर अमरेंद्र जी, आपने बहुत ही कम शब्दों में और कम समय में जो है समय का और यहाँ पर उपस्थित महानुभावों के समय का ध्यान रखा, आपका धन्यवाद। हमारे बीच में नरेंद्र सिखवाल जी जो रोटरी क्लब के जो है सेक्रेटरी हैं और वो सेक्शन ऑफिसर रहे हैं चाइल्ड वेलफेयर में, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट का समय है, अपनी वाणी को अपने मुखारबिंद से अपने अनुभव को साझा करें, हमारे बीच में समय का ध्यान रखें। नरेंद्र सिखवाल जी। सम्मानित मंच, पहले मुझे जस्टिस साहब के साथ में प्रतिभावानों को सम्मानित करने का पहले अवसर मिला था जब मैं चेयरमैन था राजस्थान सरकार की बात कल्याण समिति जयपुर का। अब इनसे सम्मानित करके मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैं बच्चों के क्षेत्र में मैंने काम करा है और जितना आनंद बच्चों के क्षेत्र में काम करने से हुआ है, बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ने से हुआ है, इतना आनंद जीवन में कहीं नहीं मिला। जयपुर के अंदर मैं जब समिति का चेयरमैन था तो बाल श्रम के अंदर बच्चों को मुक्त कराया जाता था। मुझे जानकारी मिली कि आज तक कोर्ट के द्वारा किसी भी आरोपी को सजा नहीं मिली है। तो मैंने जजेस के साथ में बैठक करी, साहब को सजा कैसे मिले, बोला प्रक्रिया का पालन करो, ये तरीका अपनाओ को बच्चे बयान नहीं बदले। होता क्या है कि जो नियोक्ता होता है वही बच्चों को कन्विक्शन के लिए बुला के लाता है और उन्हीं के पक्ष में बच्चे बयान देते हैं। शाम को घूमने आए थे, हम तो इनके रिश्तेदार हैं। तो मैंने ऐसी प्रक्रिया करी, पहले कोई रिकॉर्ड संधारित नहीं होता था। मैंने करीब 16 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनका डिजिटलाइजेशन करा, उनका सब रिकॉर्ड को मेंटेन करा और उसी का परिणाम है कि मेरे कार्यकाल के दौरान जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसके अंदर 7 मामलों के अंदर आरोपियों को आजीवन कारावास मिला। ये बहुत बड़ी बात है, जिसके कारण से जुड़ी कार्यक्रमों के अंदर करीब 3500 बच्चों को मैंने रिहेबिलिटेशन करा और उसका परिणाम है कि वो अब चाइल्ड लेबर के अंदर काफी
रोक लगी है, उनमें भय पैदा हुआ है। और इसी तरह से और अगर जो अवसर मिलेगा और कार्य करूँगा। मुझे ये विचार व्यक्त करने का अवसर मिला, इसके लिए सम्मानित मंच को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। आदरणीय मुख्य अतिथि जस्टिस साहब डॉक्टर जितेंद्र कौशिक जी, डॉक्टर सत्तागिरी जी, डॉक्टर अनंत राम जी एवं अन्य उपस्थित ट्रस्ट के सम्मानीय सदस्यों, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपने आज समय निकाला, आप सबका आभार प्रकट करता हूं। समय समय पर ट्रस्ट द्वारा इस टाइप की एक्टिविटीज चलाई जा रहेंगी। ट्रस्ट की कुछ एक्टिविटीज पे मैं आपका ध्यान देना चाहूँगा। ट्रस्ट की मेन मिशन फोकस है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, जो कि इस वक्त डिमांड है। भारत सरकार चाहती है कि स्किल्ड पर्सन शैल बी अवेलेबल इन इंडिया। इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है। रोजगार को दूर करने के लिए लोगों को रोजगार उन्मुखी कोर्सेज प्रदान किए गए। इसके लिए श्रीधर यूनिवर्सिटी के प्रोवीसी साहब ने कुछ विशेष पैकेज दिए हैं। लड़कियों के लिए 100% ट्यूशन फीस माफ कर दी गई है और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए 15,000 रुपये प्रति माह की स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट की गई है, जो कि मैं समझता हूँ पूरे भारत में कोई और विश्वविद्यालय प्रदान नहीं करता। आप सब अपना कीमती समय निकाल के आए, आप सबका धन्यवाद। कृपया कोई भी बिना खाना खाए ना जाए। थैंक यू।